खुशामदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। हम अब इस सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं और आज की टॉक उन मुसलमानों के मुतालिक है जो 3 जून पार्टीशन प्लान के मुताबिक हिंदुस्तान में रह जाने थे। 3 जून पार्टीशन प्लान के मुताबिक 21% वेस्ट पाकिस्तान की पॉपुलेशन हिंदू सिख होनी थी और 28% ईस्ट पाकिस्तान की। बाकी जो मुसलमान रह जाते थे इंडिया में वो थे 13.7%। अब उनमें से 6 मिलियन जो है ना, टेक्निकली इसी का हिस्सा थे, 13.7% का, फ्रॉम ईस्ट पंजाब। लेकिन हुआ क्या कि 1947 के जब ये फिसादात शुरू हुए तो पहले तो मैंने बताया कि मार्च में इधर से हिंदू सिखों पे हमले शुरू हो गए थे, लेकिन क्या दूसरी तरफ से जवाब नहीं आया? और अगर आया तो वहां पे मुसलमानों पे क्या क्या हुआ? थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं। ऑलरेडी जिन्ना साहब की डायरेक्ट एक्शन की वजह से कलकत्ता के अंदर 16 मार्च से लेके 20 मार्च तक 4 से 10,000 लोग मारे गए थे। फिर उधर नोखाली में हिंदुओं को मारा गया। अक्टूबर के अंदर बिहार के अंदर 5 to 7,000 मुसलमान मार दिए गए। इसी तरह बॉम्बे के अंदर कम्युनल फिसाद हुए, ज़्यादा मुसलमान मारे गए। यूपी के अंदर भी एक फिसाद हुआ, लेकिन वो पॉलिटिकल नहीं था, वो लोकल मुस्लिम कम्युनिटीज़ के दरमियान था। फिर ये दिसंबर 1946 में ऑल द वे डाउन या ऑल द वे अप नॉर्दर्न इंडिया में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर का जो सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है हज़ारा, जिसके बाद पंजाब शुरू हो जाता है, रावलपिंडी, अटक, वहां पे हिंदुओं और सिखों पे हमले हुए और 1,000 कुछ इससे ज़्यादा लोग वहां से घर छोड़ के रावलपिंडी आ गए। 40,000 लोग सुना तभी निकल गए थे। कुछ अमृतसर चले गए, कुछ प्रिंसली स्टेट्स में चले गए जहां उन्होंने अपना दुख सुनाया। फिर ये डायरेक्ट एक्शन जिन्ना साहब ने पंजाब में करवाया, जो मार्च में कम्युनल राइट्स यहाँ पे शुरू हो गए। उसकी मैंने स्टोरी आपको बता दी है कि कैसे यहाँ से हिंदू और सिख निकाले गए। पार्टीशन से पहले जो वेस्ट पंजाब बना उसके अंदर मुसलमानों के अलावा 5.5 मिलियन हिंदू सिख होने चाहिए थे और ईस्ट पंजाब के अंदर हिंदू सिखों के अलावा 6 मिलियन मुसलमान होने चाहिए थे। लेकिन क्योंकि मार्च में हमले इधर शुरू हो गए थे मुसलमान एरियाज में, तो 500,000 हिंदूज एंड सिख्स हैड लेफ्ट बिफोर द रेड क्लिफ अवार्ड। और बाद में मैंने बताया वो भी सारे चले गए, 1.6% रह गए। दूसरी तरफ 6 मिलियन जो मुसलमान ईस्ट पंजाब में हम गिनते हैं, उन पे पहला हमला 2 जुलाई को रिपोर्टेड है, उससे पहले नहीं। और फिर उसके बाद वहाँ पे हमले बहुत ऑर्गेनाइज्ड हुए। वहाँ पे बल्कि मशीन गन फायरिंग भी हुई ट्रेन के ऊपर और इधर उधर काफिलों पे। तो इसकी बैकग्राउंड क्या है कि 1940 के लाहौर रेजोल्यूशन के बाद सिखों ने डिक्लेयर कर दिया था कि हम पूरा पंजाब पाकिस्तान में नहीं आने देंगे। और अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन, सीआईडी रिपोर्ट्स, बाकी जो रिसर्चेज हैं वो बताती हैं कि 1942 ऑनवर्ड्स सिख लीडर जो हैं ये ईस्ट पंजाब की प्रिंसली स्टेट्स में जाके, ख़ास तौर पे पटियाला में, फरीदकोट, इधर उधर अपनी डिस्कशन शुरू कर दी कि अगर पार्टीशन होती है और पाकिस्तान बनता है तो हम पूरा पंजाब पाकिस्तान में नहीं जाने देंगे। एक और उनका प्रॉब्लम था
कि यूनाइटेड पंजाब में सिख हर जगह पे थे लेकिन कहीं मेजॉरिटी में नहीं थे। तो अब ये प्लान था कि अगर हमारी मर्जी का पार्टीशन ना हो और जो इलाके हम क्लेम कर रहे हैं, ये बंटगुमरी, लायलपुर, लाहौर और सियालकोट, ननकाना साहब यानी शेखुपुरा, गुजरांवाला, सियालकोट, अगर ये हमें नहीं मिलते तो फिर यहाँ पे जो मुसलमान हैं हम उनको निकालेंगे और वहाँ से वेस्ट पाकिस्तान से, वेस्ट पंजाब से जितने भी सिख आएंगे उनको यहाँ पे बसाया जाएगा ताकि हिस्ट्री में पहली दफ़ा सिखों की मेजॉरिटी बने। तो अब हमले भी इधर शुरू हो गए थे, सिख भागने भी लगे थे। वहाँ पे जाके जो जुल्म हुआ मार्च में उसका पूरा जिक्र होता था। तो फिर वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन जो है की गई कि अब मुसलमानों को कैसे निकाला जाए। इधर से तो मुसलमानों ने हमला करके हिंदू सिखों को भगाना शुरू कर दिया था और जैसे मैंने कहा बाई दिसंबर 31 दिसंबर 1947 तक 1.6% रह गए थे। इधर ईस्ट पंजाब में जब हमले शुरू हुए तो 31 दिसंबर 1947 तक 6 मिलियन वहां से भागे और सिर्फ एक प्रिंसली स्टेट थी मलेरकोटला, उसकी खास स्टोरी है। जब गुरु गोबिंद सिंह के ऊपर और उनके साहिबजादों पे हमले हो रहे थे और मुगल स्टेट चाहती थी कि उनको कैप्चर किया जाए और स्टेट को दिया जाए, तो जब ये साहबजादे उनके मलेरकोटला आए तो नवाब साहब जो थे वो एक शेरवानी ख़ानदान के पठान थे। उन्होंने कहा, उन्होंने बच्चों को अरेस्ट नहीं किया और वो वहाँ से सेफली निकल गए। तो ट्रेडिशन के मुताबिक गुरु गोबिंद ने कहा कि मलेरकोटला के मुसलमानों पे कभी आपने अगर जंग हो तो उन पे हमला नहीं करना। तो यही हुआ 47 में। थोड़ी सी और भी वजह थी कि वहाँ के मुसलमान प्रिपेयर्ड भी थे हमले के लिए। मेरी जो किताब है ना, ये द पंजाब ब्लडीड पार्टीशन एंड क्लेंस्ड, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने सबसे पहले 2012 में पब्लिश किया था और उसके बाद 4 इसकी एडिशन्स आ चुकी हैं, कई रीप्रिंट भी। आप किसी भी एडिशन को ले लें तो उसमें ये सारी स्टोरीज हैं, सारी यानी अकाउंट है। इसी तरह 2011 में रूपा पब्लिकेशंस ने इंडिया से ये पब्लिश की थी और 3 एडिशंस और कई रीप्रिंट आ चुके हैं, तो सारी डिटेल्स उसके अंदर है। लिहाजा 13.7% में से जब ये 6 मिलियन निकल गए तो 500,000 मुसलमान ईस्ट पंजाब में मारे गए हैं, जबकि इधर मैं कहता हूँ 300,000 हिंदू और सिख ज़्यादा हो सकते हैं दोनों तरफ, बट नॉट लेस देन दिस। उसकी वजह क्या थी कि जो तो था ना ब्रिटिश पंजाब, उसके डिप्टी कमिश्नर, पुलिस वाले, बाकी ऑफिशियलडम एक दूसरे को जानते थे, आना जाना अभी तक था, टेलीफोन भी थे, टेलीग्राम भी आनी जाती थी, तो एक रिस्ट्रेनिंग हैंड था। लेकिन जब अंग्रेज़ों ने हुकूमत ट्रांसफ़र कर दी ईस्ट पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन को और वेस्ट पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन को, तो फिर अनवांटेड माइनॉरिटीज़ पे हमला इन दोनों एडमिनिस्ट्रेशन ने होने दिया, बल्कि छुप के मदद भी की। इन हमलों के अंदर वो गुंडे जो हैं, बदमाश, पुलिस, लोअर लेवल मैजिस्ट्रेट, लोकल पॉलिटिशियन, 1 मिलियन सोल्जर जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद डीमोबिलाइज हुए थे पंजाब से, वो वापस आए। हज़ारों उनमें से हथियार साथ ले आए थे, गन्स, पिस्टल्स, रिवॉल्वर्स, ग्रेनेड्स और ब्रेन गन तक भी ले आए थे। उन लोगों को भी मोबिलाइज किया गया माइनॉरिटीज़ पे हमले के लिए। और ईस्ट पंजाब में प्रिंसली स्टेट्स, पटियाला और इधर उधर उनकी जो अपनी आर्मीज थी प्रिंसली स्टेट्स की, उन्होंने भी मुसलमानों पे फिर हमला किया, इसीलिए ज़्यादा मुसलमान मारे गए। शुरू मुसलमानों ने किया और सिख ज़्यादा उसमें मारे गए, बाद में हिंदू भी, जाहिर है इधर ही हमले होते रहे।
लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मोर मुस्लिम्स वर किल्ड। दोनों तरफ इसका टाइटल है द पंजाब ब्लडीड पार्टीशन एंड क्लेंस्ड। बाय December 31, 1947, East Punjab had been cleansed of all Muslims except मलेरकोटला में 80,000 और वेस्ट पंजाब में सारे हिंदू सिख एक्सेप्ट जो छुप छुपा के चंद कहीं बच गए होंगे। इसके अलावा बाकी सारे हिंदुस्तान में जो मुसलमान थे उन पे हिंदू महासभा और आरएसएस ने कोशिश की है हमले करने की, लेकिन जो हुकूमत थी इंडिया की, कांग्रेस की हुकूमतें, उन्होंने उनको रोका और वहाँ पे जो 35 मिलियन मुसलमान यानी रह गए थे वो 9.8% बनता था। 35 मिलियन वर 9.8%, वो सारे फिर वहाँ ही रहे और उनकी परसेंटेज अब उन मुसलमानों की जो है वो बढ़ के 15% हो गई है। उसमें से 2% आप नॉन 9.8 में कश्मीर के भी ऐड कर लें, कुछ लक्षद्वीप के, तो फ्रॉम अबाउट 12% से वो अब 15% हो गए हुए हैं। और जो मुसलमान इंडिया में रह गए उनकी स्टोरी आप जानते ही हैं। एक चीज़ बताने की ज़रूरत है कि वहाँ के पढ़े लिखे जो मुसलमान थे वो पाकिस्तान आ गए थे। वहाँ पे बड़े लैंडलॉर्ड रह गए थे कुछ, और गरीब मुसलमान रह गए थे। गरीब मुसलमानों की लीडरशिप कोई ना रही और मौलवियों ने उन्हें कैप्चर कर लिया। और जो ये अशराफिया थी उनको कहीं कहीं बड़ी, यानी सर इस्माइल नहीं, नवाब इस्माइल खान ऑफ मेरठ, मौलाना हसरत मोहानी, बेगम एजाज रसूल एंड सम अदर पीपल, इन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हिस्सा भी लिया और कॉन्स्टिट्यूशन जो बन गई, जो आज की कॉन्स्टिट्यूशन है, उस पर इनके सिग्नेचर भी हैं। नवाब इस्माइल खान को अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनाया गया। इसी तरह बेगम साहिबा को भी कोई हाई ऑफिस दिया गया। लेकिन आम गरीब मुसलमान जो वहाँ रह गए उनकी कोई, वो कमज़ोर तरीन सोसाइटी का हिस्सा थे। तो जिन्ना साहब ने जो ये पार्टीशन करवाई, तो सबसे माइनॉरिटी यानी हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस के गरीब मुसलमान सबसे ज़्यादा उसमें कमज़ोर नज़र आए। बाकी तो मैंने बताया, अशराफिया कराची आ गई थी, हैदराबाद आ गए थे, यहाँ ज़मीनें भी ले ली थी। हाँ, जो यूपी से और नॉर्दर्न इंडिया से गरीब मुसलमान आए उनको कोई घर घुर ये वो नहीं मिले और MQM की सपोर्ट वो लोग बने बाद में जाके, ये भी ऑन रिकॉर्ड होना चाहिए। तो दोस्तों, मैंने मुसलमानों का जो हाल हुआ वो आपके सामने पेश कर दिया है। जो 3 जून पार्टीशन प्लान के मुताबिक इंडिया में रहने चाहिए थे उनमें से 6 मिलियन को आना पड़ा, और सो दैट्स द फिगर। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।